नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने का भाव नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है और रोज रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे सोने को इजराइल और ईरान के बीच तनाव से सपोर्ट मिल रहा है। यही वजह है कि सोमवार को भी एमसीएक्स पर सोने और चांदी में मजबूती दर्ज की जा रही है। इंडियन मार्केट्स में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी दोनों के भाव बढ़ गए हैं। सोने का भाव भारतीय वायदा बाजार में हल्की तेजी के साथ 71,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चांदी में भी आज यानी 15 अप्रैल को करीब 400 रुपए की मजबूती है। एमसीएक्स पर 1 किलोग्राम चांदी 83,200 रुपए के पार ट्रेड कर रही है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो कॉमेक्स पर सोने का भाव $2370 प्रति औंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बीते हफ्ते सोना $2420 प्रति औंस तक पहुंचा। चांदी भी $28.30 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से ठीक 4 दिन बाद 19 अप्रैल को 102 सीटों पर पहले चरण के मतदान होने हैं। ये सीटें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आती हैं। पहले चरण के मतदान से पहले सियासी उठापटक काफी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। इस बीच नेताओं का एक दूसरे पर हमले करने का क्रम भी जारी है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी 12 बजे तक त्रिशूर में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:15 बजे से 3:15 बजे तक पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में रैली करेंगे और फिर शाम 4:15 बजे से 5:15 बजे तक प्रधानमंत्री तिरुनेवली में सार्वजनिक बैठक करेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज तमिलनाडु और केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ की रैलियों को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच कई तरह की बातें सामने आ रही है। तो इन्हीं सब के चलते असम में एक अनोखे परिवार का पता चला है। ये परिवार काफी अहम है क्योंकि इस परिवार में 1200 से ज्यादा लोग हैं और लगभग 350 वोटर्स हैं। तो चुनाव इस परिवार के लिए काफी खास है। दरअसल असम के सोनितपुर जिले में फुलोगुरी नेपाल पाम के दिवंगत रॉन बहादुर थापा का परिवार असम में क्या पूरे देश में अनोखा परिवार है। ये इसलिए क्योंकि ये पूरा परिवार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाला सबसे बड़े परिवारों में से एक है। इस परिवार के सभी सदस्य 19 अप्रैल को सोनितपुर लोकसभा क्षेत्र में अपना वोट डालेंगे। इस परिवार के बारे में आपको बता दें कि इस परिवार के मुखिया रॉन बहादुर थापा के 12 बेटे और 9 बेटियां हैं। उनकी 5 पत्नियां थी। रॉन बहादुर के 150 से ज्यादा पोते पोतियां भी जीवित हैं। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस को उन 2 संदिग्धों की तस्वीर मिल गई है जिन्होंने रविवार की सुबह करीब 5 बजे फायरिंग की थी। हमलावर बाइक पर आए थे। घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। मामले में मुंबई पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आई तस्वीरों में दोनों आरोपी नजर आ रहे हैं। दोनों ने ही बैग टांगा हुआ है और दोनों के ही सिर पर कैप नजर आ रही है। आगे चल रहा एक हमलावर सफेद रंग के जिपर वाली जैकेट पहने हुए दिख रहा है। वहीं पीछे चलता दिखाई दे रहा दूसरा हमलावर लाल रंग की फुल स्लीव्स टी-शर्ट में नजर आ रहा है। सीसीटीवी में दोनों की ही तस्वीरें कैद हुई हैं। दोनों की तस्वीरें सामने आने के बाद मुंबई पुलिस तलाश में जुट गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक इस केस को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। वहीं घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बात की। शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा है। ईरान के इजराइल पर हमला करने के बाद रविवार को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में ईरान के डिप्लोमेट्स भी शामिल हुए। बैठक में ईरान के डिप्लोमेट्स ने इजराइल पर हमले का बचाव करते हुए सफाई दी कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था और उन्हें अपने सेल्फ डिफेंस में हमला करना पड़ा। ईरान के एम्बेसडर आमिर शाहिद इब्रानी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत इजराइल पर हमला किया। इजराइल के दमिश्क में ईरानी एम्बेसी पर हमले के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा है। ऐसे में तेहरान के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था और उसे जवाब देना पड़ा। ईरान के एम्बेसडर ने यह भी कहा कि उनका देश नहीं चाहता कि संघर्ष आगे बढ़े, लेकिन अगर कोई आक्रामक कार्रवाई हुई तो उसका जवाब देंगे। भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करा है। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मिलने वाले 10 लाख रुपए का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसे 20 लाख रुपए तक बढ़ाने की बात की गई है। यानी कि अगर मोदी सरकार वापस सत्ता में आती है तो इस योजना के तहत मिलने वाली जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसकी रकम जो है वो डबल हो जाएगी। 2015 में शुरू हुई इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो रेडी पटरी वाले लोगों को, छोटे छोटे जो कारोबारी होते हैं उन्हें बिना गारंटी लोन देने का ऑब्जेक्टिव था। मुद्रा
योजना के तहत अभी अपने बिजनेस को शुरू करने वाले लोगों को कुल 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। पहली कैटेगरी जो है वो शिशु है, इसके तहत लोगों को 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। दूसरी कैटेगरी जो है वो किशोर है, इसके तहत 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और तीसरी कैटेगरी जो है वो तरुण है, इसके अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। LIC ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अडानी ग्रुप की कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट से लगभग 59% का प्रॉफिट अर्न किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट को 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है और तब से लेके अब तक अडानी ग्रुप के शेयर्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में LIC का टोटल जो इन्वेस्टमेंट था वो 31 मार्च 2023 को 38,471 करोड़ रुपए का था और वो अब 31 मार्च 2024 तक इंक्रीज होके लगभग 61,210 करोड़ रुपए का हो गया है। यानी कि इस बेसिस पर LIC को इन्वेस्टमेंट से लगभग 22,378 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एक और लोकेश जी बताइए, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क मिड टू लॉन्ग टर्म तो होल्ड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में 1 महीने देख लेता हूँ। आज 104 शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से, हाँ शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से अच्छा लेवल है जहाँ पर एड ऑन किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। 95 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो अच्छा खासा सपोर्ट है 200 के मूविंग एवरेज का। तो 94, 93 के स्टॉप लॉस के साथ जो बने रहिए। 120 शॉर्ट टर्म में, और एक बार 120 निकल जाएगा उसके बाद मुझे लगता है 200 तक भी जा सकता है। उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, मगर 120 जाने में टाइम लगेगा इसमें। तो शॉर्ट टर्म में 120 का टारगेट लेके चलिए, एक बार 120 निकल जाए तो वापस एक बार रिव्यू का आएगा। जी ठीक। आखिरी के कुछ एक सवाल ले रहा हूँ और नितिन सर के पास जा रहा हूँ। नितिन सर, लिखिता पे क्या राय बनती सर? लिखिता किसी एक टाइम पे ट्रैक करता था, बट उस हिसाब से कभी मूवमेंट नहीं दिया, पर आज अच्छा खासा मूवमेंट स्टॉक पे है। 10-12% की जी। आज अच्छा, हाँ आज अच्छा खासा मूवमेंट स्टॉक पे है। तो अगर किसी ने ले लिया है तो उस केस में 250 का स्टॉप लॉस, जो आज का ओपनिंग प्राइस है 250-255, यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, क्योंकि एक दिन के मूव में ये नहीं बोल सकते ये रिवर्सल हो रहा है, तो इसका फॉलो अप ट्रेड कॉल देखना पड़ेगा। पर अभी के लिए 250 का स्टॉप लॉस लगा ले अगर आपने ले लिया है। ये है राय लिखिता पे। ये है श्री दिग्विजय सीमेंट्स पे। सर अभी सीमेंट सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। सीमेंट सेक्टर में श्री दिग्विजय सीमेंट को ध्यान रखा जा सकता है। स्टॉक अच्छा कर रहा है, रिजल्ट अच्छा आया था। 199 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड किया जा सकता है। अगर आपका हॉराइजन 3 से 6 महीने का व्यू पॉइंट है तो 150 तक का मूव आपको आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 99। जी, ये है लोकेश सर का व्यू। चलते हैं।